नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल हम लोग में। और इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, आप सबसे अनुरोध है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में वो बेल आइकन भी दबा दीजिए। आज मैं फिर से बात करूंगा एयर इंडिया के क्रैश के बारे में। जो उसकी रिपोर्ट आई है, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, जिसमें ये बताया गया है कि कट ऑफ स्विच को, फ्यूल कट ऑफ स्विच को ऑन से ऑफ कर दिया गया था। और यही एक कारण रहा है जिसे कि दोनों इंजिन्स का क्या गया, दोनों इंजिन्स को फ्यूल नहीं मिला और वो पावर डेवलप नहीं कर पाए। और जो दो पायलटों के बीच में ये भी बातचीत सुनाई दी गई कि एक ने दूसरे से पूछा कि क्या आपने स्विच ऑफ किया, तो उसने कहा नहीं, मैंने नहीं किया। तो इतनी सी रिपोर्ट है अभी तक, और इसमें बाकी सबको क्लीन चिट दी गई है, जैसा कि मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया। अब बात करते हैं कि इस पर काफी बहस छिड़ गई है। लोगों ने इसको पायलट सुसाइड के बारे में का एंगल देना शुरू कर दिया, और कई लोगों ने तो ये कह भी दिया है कि जो पायलट थे वो, उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। हालांकि कोई भी मेडिकल रिपोर्ट ये नहीं कहती है कि उनकी मानसिक स्थिति खराब थी। जो यंगर पायलट थे उनकी सगाई हो गई थी, बॉम्बे के रहने वाले हैं, और 2 महीने बाद उनकी शादी होने वाली थी। जबकि जो सीनियर पायलट थे, सुमित सबरवाल, वो करीब 58 साल के थे, रिटायर होने वाले थे। और उनके बारे में ये कहना शुरू कर दिया है कि 2 साल पहले उनकी माताजी का देहांत हुआ था, तो वो रिटायरमेंट लेना चाहते थे, और फिर अपने पिताजी के साथ समय, अपनी बाकी जिंदगी बिताना चाहते थे। तो इसकी वजह से वो भी कुछ टेंशन में थे। तो बड़ी विचित्र बात है कि लोग कैसे एक 2 and 2 टुगेदर करके कहानी बना देते हैं। 2 साल पहले उनकी माता की देहांत हुआ था, और 2 साल से अगर कोई व्यक्ति वीआरएस लेने की कोशिश कर रहा है, तो दुनिया में अगर आप कहीं नौकरी नहीं करना चाहते हैं या कोई काम नहीं करना चाहते जिसके लिए आप योग्य हैं, आप बंधुआ मजदूर नहीं है, तो आप दुनिया की कोई भी ताकत आपको ये इसके लिए मजबूर नहीं कर सकती है कि आप कंटिन्यूअसली उस जॉब में रहें। और विशेषकर ये जो क्रिटिकल जॉब था, इसमें तो मेरे ख्याल से एयरलाइंस ने भी उनको मजबूर नहीं किया होगा। और 2 साल पहले तो वैसे एयर इंडिया शायद सरकारी कंपनी थी, और सरकारी कंपनी में तो ऐसा होता है कि कोई रिटायरमेंट चाहे तो उसको दे दिया जाता है। तो ये कहानी तो बिल्कुल जमती नहीं है। और दूसरी बात, दूसरे यंग थे, उनके सगाई थी, तो वो तो जिंदगी के बारे में काफी एंथुसियास्टिक थे। और अगर आपको कोई टेंशन भी है, अगर आप सुसाइड भी करना चाहते हैं, तो आप अ, दिल्ली से जब उड़ान उड़ी, उसके बाद दिल्ली और अहमदाबाद के बीच में भी कर सकते थे। आपने 1-1.5 घंटे की दिल्ली अहमदाबाद की उड़ान चलाई, उसके बाद आप अहमदाबाद में काफी समय गुजारा। तो कोई भी आदमी इस तरह का सुसाइड का प्लान नहीं कर सकता है कि 1.5-2 घंटे पहले, 5 घंटे पहले, कि मैं उस समय जब प्लान उड़ेगा तो मैं उस समय सुसाइड करूंगा। तो ये सब बेकार की बात है। मनोवैज्ञानिक तथ्यों पर ये, जितनी मेरी नॉलेज है उस पर तो ठहरती नहीं है। बाकी जो और विशेषज्ञ हैं वो उस पर बातचीत करेंगे। और दूसरी बात है कि जब आप एयरपोर्ट पर आते हैं, तो एयरपोर्ट का खुशनुमा माहौल इतना खुशनुमा होता है कि वहां पे आप छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं, सजी धजी परिचारिका को देखते हैं, कई सुंदर महिलाओं को देखते हैं। तो अगर आपका कोई टेंशन है भी, तो वो एकदम दूर हो जाएगा। तो ये कहना तो बिल्कुल भी गलत है, मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता हूँ। सिरे से खारिज किया जाना चाहिए कि पायलट ने जानबूझकर ऐसा किया। वो सुसाइड किया तो टेंशन में था, या वो सुसाइड करना चाहता था। लेकिन ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्यों पायलट के नाम पे लोग एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहीं भी ये नहीं कहा गया है, क्योंकि रिपोर्ट तो बहुत मतलब सरफेस रिपोर्ट है, बहुत ही संक्षिप्त रिपोर्ट है। उसमें केवल एक ये आशंका जताई गई थी। उसमें पायलट की मानसिक स्थिति के बारे में कोई विचार नहीं किया गया था, क्योंकि उसमें यह भी कहा गया था कि पायलट्स का मेडिकल टेस्ट हुआ था और वो फिट पाए गए थे। तो ये तो एक बेकार की बात है कि पायलट ने सुसाइड की। अब दूसरा एंगल आता है कि ये स्विच के माध्यम से लोग बोइंग कंपनी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बोइंग कंपनी, जो भी कोई इफेक्ट होता है किसी भी एक्सीडेंट का, वो 8-10 दिन में होता है। और आपको मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊं कि सारे पत्रकार जो अभी, या पत्रकार है जो भी कमेंटेटर्स, विशेषकर जिनमें कई पायलट है, भूतपूर्व पायलट हैं, कुछ एग्जिस्टिंग पायलट है, जो जो बात कर रहे हैं, ये पिछले 20 दिन तक चुप रहे थे। ये भूल गए थे कि ये भी एक्सीडेंट हुआ था। सारे राजनीतिक ये भूल गए थे कि ये भी कोई एक्सीडेंट हुआ था, क्योंकि उसके बाद ईरान इराक, इसराइल ईरान का युद्ध हो गया। तो अब जब ये रिपोर्ट आई, तो ये फिर सब एक तरह से, आप कहें कि बिलों में से जैसे मेंढक निकल के आते हैं, वैसे निकल के आ रहे हैं और बोलने लगे। इनको 20-25 दिन तक कोई मतलब नहीं था, किसी को बॉदर नहीं था कि ये रिपोर्ट कब आएगी, क्यों इसका एक्सीडेंट हुआ। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि चूंकि ये रिपोर्ट आ गई, अगर रिपोर्ट अगर जो मैंडेटरी नहीं होता कि 1 महीने में दी थी, 2 महीने बाद आती, तो भी 2 महीने बाद लोग ये चुप रहे थे। और इसके बाद 2-3 दिन के बाद फिर वापस चुप हो जाएंगे। तो बोइंग को
बचाया जा रहा है। बोइंग इतनी बड़ी कंपनी है कि उसको मेरे ख्याल से इस एक्सीडेंट से और कोई खास विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर आप देखें कि इस एक्सीडेंट के बाद भी वो वहीं से अहमदाबाद से भी प्लेन उड़ रहा है, बोइंग के सारे प्लेन उड़ रहे हैं, सारी दुनिया में सारे प्लेन उड़ रहे हैं, और लोगों ने कहीं से कहीं तक कोई भी उड़ान कैंसिल नहीं किया, और कोई भी बोइंग के ऑर्डर कैंसिल नहीं हुए इसकी वजह से। तो बोइंग को बचाने की तो बात नहीं है। और बोइंग को अगर बचाना है, अगर ये एक मुद्दा है, या तो फिर बोइंग प्लेन की जो टेक्निकी खराबी से आया, तो मेरे ख्याल से फिर जो हमारी सोच है उससे, या जो ये विभिन्न पत्रकार पायलट्स और जो कुछ मीडिया, सोशल मीडिया पे या मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया पे बात कर रहे हैं, इनसे हजारों गुना आगे नरेंद्र मोदी, अ, अमित शाह और अजीत डोभाल सोचते हैं। तो अगर ये है, तो फिर शायद क्या ये एक संभावना ये भी हो सकती है कि नरेंद्र मोदी इस हादसे की वजह से बोइंग को आर्म ट्विस्ट करना चाहते हैं, अमेरिका को आर्म ट्विस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि मोदी इतने शूट पॉलिटिशियन है, और वो पॉलिटिशियन ही नहीं, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं, और वो हमेशा इंटरेस्ट देखते हैं देश का। तो वो क्या बोइंग का आर्म ट्विस्ट करके यहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट करवाना चाहते हैं, क्या अमेरिका से कुछ कंसेशन दिलवाना चाहते हैं? तो ये संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि मोदी की सोच जहाँ आप और हम सोचते हैं उससे कहीं आगे रहती है। तो ये भी एक संभावना हो सकती है कि बोइंग को बचाने की खुद भारत सरकार कोशिश कर रही है, और वो इससे बोइंग को आर्म ट्विस्ट करेगी। अ, ऐसा होगा कि नहीं होगा मुझे मालूम नहीं, ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा है मुझे मालूम नहीं, लेकिन ऐसा हो सकता है, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, विशेषकर जिस तरह से मोदी सरकार काम करती है। अब आते हैं तीसरे बात पर, जो कि मेरे को लगता है कि, क्योंकि ज्यादातर मेरे को लगता है कि एक सबोटेज थी, क्योंकि इस प्लेन के सॉफ्टवेयर को हाईजैक किया जा सकता है, और इसको निश्चित रूप से हाईजैक किया गया, और प्लेन पे उड़ते ही उसको उसके जो इलेक्ट्रिक जो फ्यूल सिस्टम है उसके वाल्व को कट ऑफ सॉफ्टवेयर के द्वारा ही किया गया, मैकेनिकली नहीं किया गया, क्योंकि अभी तक ये प्रूव हुआ नहीं है कि उसको क्यों किया गया है। और उन्होंने जांच में भी ये कहा गया है कि ये जो वाल्व है ये मैकेनिकली बंद हुआ है या सॉफ्टवेयर के द्वारा बंद हुआ है, इसके बारे में कोई स्पष्ट उसमें जानकारी नहीं दी गई है। तो अगर ये आतंकी हमला है, तो भी अजीत डोभाल, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को ये मालूम है कि आतंकी हमला था, लेकिन वो इसको, और उसमें उनकी एक, जैसा उन्होंने कहा था कि अगर उसे गोली चलेगी तो हम गोला चलाएंगे, और कोई भी छोटी सी आतंकी हमले को भी हम भारत पर आक्रमण मानेंगे। तो उसमें कहीं वो दुविधा में फंस गए हैं नरेंद्र मोदी और सरकार, या फिर वो उस एक्शन को डिले करना चाहते हैं, इसलिए शायद ये स्पष्ट नहीं करवा रहे हैं कि ये आतंकी हमला था। और अगर ये आतंकी हमला था, तो इसके फिर बहुत गंभीर, इस तरह से अगर सॉफ्टवेयर को हैक किया जा सकता है, तो फिर सारी दुनिया में हड़कंप मच जाएगा, और वो वास्तव में एक बहुत डरने वाली बात होगी, बजाय इसके कि जो बेसिकली बोइंग की जो मैकेनिकल कोई प्रॉब्लम रही हो। तो कहीं ऐसा तो नहीं है नरेंद्र मोदी उस पाकिस्तान पे वापस जो ऑपरेशन सिंदूर का दूसरा और वृहद रूप देने को टाल रहे हैं, और किसी तरह से इसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? ये भी एक संभावना है। तो ये तीन संभावनाएं, एक है मैंने डिस्कस किया, पहला तो पायलट सुसाइड या पायलट की मेंटल स्थिति, दूसरा बोइंग को क्या बचाया जा रहा है, और तीसरा क्या नरेंद्र मोदी इसको आतंकी हमला घोषित नहीं करके और पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर की दूसरी जो फेज है उसको डिले कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इसमें यहाँ तक बने रहने के लिए। आप अवश्य अपने विचार लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, और अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।